प्रदेश के सभी अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी साथियों, आने वाले 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जितने भी अस्थायी ठेका श्रमिक कर्मचारी काम करते हैं विभिन्न विभागों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में, उनका एक बड़ा संयुक्त आंदोलन जिसका नाम तिरंगा यात्रा या हल्ला बोल आंदोलन है होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरे प्रदेश में अलग अलग विभागों में अलग अलग स्तर पर चल रही हैं। क्योंकि 7 सितंबर के आंदोलन का भी हमारे कर्मचारी साथियों ने भोपाल आने की बड़े स्तर पर तैयारियां की थी। किसी कारणवश उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और 12 अक्टूबर तय किया गया। अब 12 अक्टूबर की तैयारियों के सिलसिले में कर्मचारी साथी अपने अपने स्तर पर जो भी योगदान दे सकते हैं तैयारियों में वो दे रहे हैं। अभी तक हमारे जो स्कूल और छात्रावासों के अंशकालीन कर्मचारी हैं उन्होंने हजारों की संख्या में सरकार को मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठियां भेजी हैं। पहली बार वो लोग अपने स्वतः स्फूर्त तरीके से चिट्ठियां लिख रहे हैं, ज्ञापन संलग्न कर रहे हैं उनके साथ और मुख्यमंत्री के नाम वल्लभ भवन भेज रहे हैं। अब तक हमको मिली सूचना के अनुसार 15-20 हजार से ज्यादा अंशकालीन कर्मचारी जो स्कूल और छात्रावासों, आयुष विभाग, पशुपालन, अलग अलग विभागों में हैं वो भेज चुके हैं। ये चिट्ठियां पहुंच रही हैं सरकार तक। बात पहुंचाने का एक ये भी आंदोलनात्मक माध्यम है जो लोग हमारे साथियों ने अपनाया है और ये अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है जो हमारे लोगों ने बनाया है। इसके साथ साथ हमारे जो ग्राम पंचायतों के जो चतुश्रेणी के कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, पंप ऑपरेटर हैं, भृत्य हैं, सफाई कर्मी हैं, उन्होंने भी पिछले 8-10 दिन के अंदर ग्राम पंचायत से लेके जनपद कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय तक में बड़ी संख्या में ज्ञापन दिए हैं। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में 23,000 ग्राम पंचायतें हैं। हमारे पास जो सूचना है कि अभी तक 17-18 हजार ग्राम पंचायतों में ये ज्ञापन दिए गए हैं। ये पहली बार हुआ है कि इतने व्यापक स्तर पर जो है हमारे ज्ञापन पहुंचे हैं और उन ज्ञापनों को अधिकारी, सरपंच, सचिव और दूसरे लोग भी पढ़ रहे हैं। हर तरफ से इन ज्ञापनों के बारे में जो प्रतिक्रिया मिल रही है हमारे लोगों को बताते हैं फोन पर, व्हाट्सएप के जरिए, कि हर व्यक्ति का ये कहना है कि नहीं, तुम्हारी ये मांग सही है, मुद्दा सही है और आपको भी इकट्ठे होकर अपनी बात कहना चाहिए। ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये जानकारी इसलिए दी है कि जब तक हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनात्मक गतिविधियों को चलाते हुए अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक न सरकार हमारी तरफ ध्यान देने वाली है और न हमारी बात को सुना जाएगा। हम लोगों ने 1-1.5-2 साल से निरंतर सक्रिय रहकर अलग अलग लोगों को अपने साथ लाकर, क्योंकि ये सारे लोग एक ही तरीके के अन्याय के शिकार थे। ये सब वो लोग थे जिनके साथ सरकार पिछले 15-20 साल से अन्याय करती हुई चली आ रही थी और इनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि पंचायतों के में अंदर भी
चतुश्रेणी के कर्मचारी काम करते हैं, जो महत्वपूर्ण काम करते हैं, नल जल योजनाओं का संचालन करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, पंचायत भवनों का खोलने का काम करते हैं, वहां आने वाले अधिकारियों की आवभगत का काम करते हैं। कोई नहीं जानता था, कई अधिकारी कहते हैं हमको पता ही नहीं है कि आप लोग भी काम करते हैं। स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारी हैं, कभी चर्चा ही नहीं होती थी, लेकिन इन छोटी छोटी गतिविधियों के कारण आज इनकी चर्चा होने लगी है, हो रही है। ऐसे ही हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं। आउटसोर्स कर्मचारी को कोई जानता नहीं था, कभी इनकी बात नहीं होती थी, कोई भी संगठन इनके बारे में सोचता नहीं था। पिछले 1.5-2 साल की सक्रियता के बाद एक नया कर्मचारी वर्ग मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा किया गया सरकार से बात करने के लिए, और एक पहचान बनी कि भाई हम भी एक कर्मचारी हैं, हमारी भी बात होनी चाहिए। वरना था क्या कि अभी तक सरकार के यहाँ कर्मचारियों के नाम पर उन स्थायी कर्मचारियों की बात होती थी, उन्हीं के लिए नीतियां बनती थी, उन्हीं की चर्चा होती थी, उन्हीं के टीएडीए की बात होती थी, इन सबको बुला दिया जाता था। लेकिन 2 साल की सक्रियता और आप लोगों के धीरे धीरे संगठित होने के कारण आज आपकी चर्चा भी होने लगी है, वो हो रही है। ये इसलिए संभव हुआ कि हमने जो रणनीति अपनाई और हमने जिस दिशा में काम करना शुरू किया, हमारे पूरी ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने, पूरी कोर कमेटी ने एक ही बात पर फोकस किया, और वो फोकस था कि सरकार के इस अन्याय की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए। और अन्याय क्या था? अन्याय ये था कि भाई पूरा सरकारी सेक्टर सरकार ने ठेकेदारों के हवाले कर दिया है या अधिकारियों के हवाले कर दिया, और ये ठेकेदार और अधिकारी इन कर्मचारियों के साथ बहुत अमानवीय क्रूरता का जैसा व्यवहार करते हैं। 3,000, 5,000, 6,000 रुपए में काम करा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम करा रहे हैं, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता था? और हम लोग बोलते रहे और हमारे बोलने का और बात करने का अपना एक आधार था। हम लोगों को ये मालूम था कि ये जो मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी विभागों की नौकरियों में जो व्यवस्था बनाई है सरकार ने, वह व्यवस्था पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ऐसी व्यवस्था बनाने का अधिकार सरकार के पास नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने इस व्यवस्था को बनाया है। हमारा ठेका कानून क्या कहता है? हमारा ठेका कानून ये कहता है कि स्थायी प्रवृत्ति के काम को आप आउटसोर्सिंग के जरिए नहीं करा सकते, ये इसका मुख्य वो है। लेकिन मध्य प्रदेश में स्थायी प्रवृत्ति के सारे काम हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से कराए जा रहे हैं, जो अपने आप में गैर कानूनी है। और हम सरकारी दफ्तर में जब काम करने गए हम लोग, तो स्वतः ही हम लोग कर्मचारी कहलाने लगते हैं, हम कर्मचारी हो जाते हैं। हम किसी के कारखाने में काम करने नहीं गए हैं, हम किसी जमींदार के खेत में काम नहीं कर रहे हैं, अब हम किसी सामंत के महल में काम नहीं कर रहे हैं, या किसी पूंजीपति के कारखाने में या उद्योग में काम नहीं कर रहे हैं। हम हमारे द्वारा चुनी गई, हमारे द्वारा बनाई गई सरकार के जो कार्यालय हैं, जहां कर्मचारी काम करते हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के, उन सबको कर्मचारी कहा जाता है। हम एक सरकार के विभागों में सरकार का काम करते हैं, इसलिए हम भी कर्मचारी हैं। लेकिन सरकार ने किया क्या? सरकार ने हम सब लोगों को एक मजदूर की श्रेणी में रख दिया, जैसे खेत मजदूर से भी बुरी स्थिति में बुरा सलूक हमारे साथ हो रहा था। और यही बात हम लगातार कहते आ रहे थे। हमने पहले दिन ही ये बात कही थी कि भाई हम जब सरकारी दफ्तर में काम करते, ये दफ्तर हमारे हैं, तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए।
और ये बात हमने धीरे 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 अपने कर्मचारी साथियों को तक तो पहुंचाई, लेकिन आम लोगों तक भी पहुंचाई तर्कों के साथ। और जब ये बात आम लोगों तक पहुंची तो निश्चित रूप से सरकार पर की बदनामी हो रही है, सरकार को से सवाल किए जा रहे हैं और कई लोग सवाल कर रहे हैं। हमने ये कह सकते हैं कि हमने इसको मुद्दा बनाने के लिए हर तरीके के मंच का इस्तेमाल किया। वहां हमने अपने इन पीड़ित कर्मचारी साथियों की बात रखी और किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि हम गलत कह रहे हैं। हर किसी का यही जवाब होता था कि तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है और ये गलत हो रहा है, इसे खत्म होना चाहिए। अब ये बात इसलिए कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि सरकारी सेक्टर खत्म हो, लेकिन मध्य प्रदेश में खत्म किया गया। अब ये बात जैसे जैसे बड़े स्तर पर फैल रही है तो ऐसा नहीं है कि सरकार में कोई हलचल नहीं है। सरकार में बड़े स्तर बहुत सारी बातें आप तक नहीं पहुंचती हैं। हम जब भी आपसे बात करते हैं तब थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसको मुद्दा बनाया है, इसने सरकार को बहुत मुश्किलों में डाल दिया है। सरकार के पास इसके कोई जवाब नहीं है और इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारे आंदोलन नजदीक आता है, श्रम विभाग भी सक्रिय होता है। वो अपने औपचारिक आदेश निकाल के एहसास दिलाने की बात करता है कि नहीं, हम इनका ध्यान रख रहे हैं, हम इनके लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल भी श्रम विभाग ने, श्रम आयुक्त ने एक वर्चुअल बैठक की श्रमिक संगठनों के साथ के संबंध में बैठक की थी। ये बैठक की गई थी कि मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग तरीके के रोजगार पैदा हुए हैं, अलग अलग नेचर के श्रमिक काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनका वर्गीकरण किया जाना चाहिए जिससे इनके लिए कोई पॉलिसी बने। मतलब अब आप सोचिए कि इस मध्य प्रदेश के अंदर योजनाएं बनी, योजनाओं का संचालन हुआ, क्रियान्वयन हुआ, उसमें लोग लगे, कारखाने खुले, औद्योगिक समिट हो रही है, लेकिन श्रमिकों के वर्गीकरण नहीं किया गया अभी तक। क्यों नहीं किया गया भाई? उनके लिए वेतन भत्ते अब तक निर्धारण नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए भाई? क्या सो रहे थे क्या? लेकिन हम लोगों की सक्रियता के कारण कल इन लोगों ने वर्चुअल बैठक भी की और उसमें ये तय भी हुआ कि वर्चुअल बैठक से इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती, एक फिजिकल बैठक होनी चाहिए और फिजिकल बैठक भी आने वाले दिनों में होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खुद श्रम विभाग भी जो सरकारी सेक्टर में जो व्यवस्था बनाई गई है उसको लेके कंफ्यूजन में है कि इनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, इनके साथ किस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए, इन्हें श्रम कानूनों का फायदा किस तरीके से दिया जाए। क्या श्रम विभाग इनको श्रम कानूनों के दायरे में ला सकता है? ये भी एक सवाल था। अब जब हमने बताया कि जब हमारे पंचायतों के चौकीदार वगैरह वृहद पंप ऑपरेटरों के आवेदन पहुंचे हैं सरकार तक, तब उनको पता चला कि ये भी लोग हैं, इनके लिए भी कुछ तय होना चाहिए। अब तय कैसे करेंगे? तो आपको इन्हें कहीं ना कहीं तो दर्शाना पड़ेगा ना कि ये कौन सी श्रेणी के लोग हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको क्या दे सकती है सरकार, जो अभी तक नहीं किया गया था। अंशकालीन के पहुंच रहे हैं, योग सहायक हैं, योग प्रशिक्षक हैं जो योगा सिखा रहे हैं, उनके आवेदन पहुंच रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये दो नाम हमने इसलिए लिए हैं कि सरकार ने 20 साल में कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं बनाई है सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों के लिए। अब कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये तो टेक्निकल स्टाफ है ना, कुशल स्टाफ, कुशल कर्मचारी है, सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। और ये तो स्थायी नेचर का काम है, मतलब चपरासी का, चौकीदार का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, स्कूलों में पढ़ाने वालों का,
माली का, ड्राइवर का, अस्पतालों में काम करने वाले ड्रेसर का, वार्ड बॉय का, ये स्थायी नेचर के काम है। जब ये स्थायी नेचर के काम है तो भाई आपने इन्हें आउटसोर्स क्यों किया? अब यही सवाल उठने वाला है, उठ भी रहा है। इसीलिए जो कल बैठक हुई है कि भाई इन सब लोगों को किधर ले जाए। अब आप श्रम विभाग इन्हें किसी उद्योगपति का, किसी पूंजीपति का कर्मचारी तो नहीं बता सकता, स्वाभाविक नहीं, क्योंकि ये लोग किसी पूंजीपति के कारखाने में काम नहीं कर रहे हैं, उसके घर पे नौकरी नहीं कर रहे हैं, या किसी जमींदार के खेत में काम नहीं कर रहे हैं। ये तो सरकार के अस्पतालों में, सरकार के कार्यालयों में, सरकार के स्कूलों में, सरकार के पंचायत भवनों में काम करने वाले लोग हैं। तब क्या होगा इनके साथ? जब इनके साथ वही होगा यदि हम ईमानदारी से लड़ गए। अगर ईमानदारी से हमने अपने बात को उठा दिया, सरकार तक पहुंचा दिया, तो इनके साथ वही होगा जो हम आपसे कहते आए हैं कि ये सरकारी दफ्तर हमारे हैं, ये सरकार हमने चुनी है, तो हमको उस दफ्तर में सरकार कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने पहले दिन से कहा था कि हमारी लड़ाई की दिशा बिल्कुल सही है, हम ठीक दिशा के अंदर, ठीक दिशा में चल रहे हैं और हमारी बातों का असर भी हो रहा है सरकार तक। आज मतलब देर भले ही कर सकते हैं, लेकिन हमारी बातों को वो नकार नहीं सकते। वो ये नहीं कह सकते जब हम उनसे कहते हैं कि भाई हमारा ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो स्कूलों में पूरा लेखा जोखा का काम करता है, वो एक क्लर्क का काम पूरा कर रहा है, आप उसे किसी ठेकेदार का आदमी कैसे कह सकते हैं? वो ठेकेदार के घर तो जाता नहीं है, ठेकेदार उसको जानता भी नहीं है। एक मजे की बात तो ये है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर भी काम कर रहे हैं, वो कंपनी का मालिक उनको जानता भी नहीं है। मतलब इनका नियोक्ता विभाग प्रमुख होता है, वही रखता है। कंपनियां तो सिर्फ जो है, कंपनियों के जरिए तो सरकार सिर्फ पैसा दिला रही है, उसको कंपनियों को पैसा दे रही है। तो सारा कुछ जब सरकार के हाथ में है, विभागों के हाथ में है, तो फिर विभाग इनको अपना कर्मचारी क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं मान सकता? मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। और इसलिए साथियों, हम लोग जो लगातार छोटे छोटे ही सही जो आंदोलनात्मक गतिविधियां करते रहे, और इसमें जो सोशल मीडिया का उपयोग हम लोगों ने किया, उससे हमारी बात बहुत व्यापक स्तर पर पहुंची है। हर कोई मध्य प्रदेश के ज्यादातर जागरूक लोग जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, वो सरकार से ये सवाल करने लगे हैं कि भाई आपने यदि चतुश्रेणी की नौकरियां नहीं दी तो आपने किया क्या? और जो जितना भी नौकरियां अस्थायी आउटसोर्स की गई हैं, वो आप लोगों को पता है कि सब क्लास 4 और क्लास 3 की हैं। अब क्लास 4 और क्लास 3 की सारी नौकरी इनने खत्म कर दी। अब ये बेचारे ऐसे लोग हैं जो खुद से न बोल सकते हैं, न आवेदन लिख सकते हैं, न किसी से बात कर सकते हैं। एक चपरासी के अपने अधिकारी से आंख मिला के बात कर सकता है? खड़ा होकर बात कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सरकार ने ये जो पूरी नौकरियां खत्म की हैं, क्लास 4 और क्लास 3 की, हमारी लड़ाई इन नौकरियों को बहाल कराने की है, इन नौकरियों को जिंदा कराने की है। यदि और ये काम आप लोगों को इसलिए करना है क्योंकि आप इससे पीड़ित हैं सीधे सीधे, और आने वाली पीढ़ी भी को भी यही नौकरियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो अभी इससे पीड़ित नहीं है, तो इसलिए वो आपके आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप जब इस व्यवस्था से पीड़ित हैं तो आपको इसमें लड़ना पड़ेगा और सरकार से सवाल करना पड़ेगा और मिलकर करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ये अभी तक होता क्या था मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में होता था कि तमाम सारे संगठन बन गए, ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने खास करके सरकार समर्थित संगठन है, उन्होंने एक नहीं सैकड़ों की संख्या में संगठन बनवा दिए। पंचायत कर्मचारियों के 7-8 संगठन बने हुए हैं, अंशकालीन के 7-8 बने हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटरों के 10-12 संगठन बने हुए हैं, व्यवसाय शिक्षकों के भी 4-5 बन गए, योगाओं के भी संगठन बने हुए हैं।
मालियों का अलग है, ड्राइवरों का अलग है, योग आयुष विभाग का अलग है, शिक्षा विभाग का अलग है, स्वास्थ्य विभाग में आधा दर्जन संगठन बन गए और सब ये जो सैकड़ों की संख्या में संगठन बनवा दिए गए। उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि आप लोग ज्ञापन तो देते रहे समय समय पर, लेकिन अपनी बात को ढंग से कर भी नहीं पाए। जिन संगठनों के साथ आप लोग जुड़े रहे उन्होंने आपको एक आवेदन लिखना तक नहीं सिखाया, उन्होंने आपको बोलने के लिए भी प्रेरित नहीं किया और आपके साथ ये अन्याय 15-20 साल से होता रहा। हम ये कह सकते हैं कि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के सक्रिय होने के बाद, जैसा कि हमने बताया आपको, अंशकालीन चपरासी हैं, खाना बनाने वाले हैं, बच्चों को देखने वाले कर्मचारी हैं, छोटे से, लेकिन आज अपने हाथों से चिट्ठियां लिख रहे हैं। जो नहीं लिख सकता है वो बच्चों से चिट्ठी लिखवा रहा है और मुख्यमंत्री के यहां भेज रहा है। स्कूल पंचायतों के कर्मचारी हैं, हमने ज्ञापन बना के दिया, उनने उसको पढ़ा, नकल की और बनाया और दे दिया। ये बदलाव किया है हमने लोगों को खड़ा कर दिया, उनको आत्मनिर्भर बनाया कि भाई आपको अपनी बात खुद करनी पड़ेगी। और ये जो दर्जनों संगठनों में आपको विभाजित कर दिया गया है, आपको एक साथ आकर सामूहिक रूप से ये अपनी बात कहनी पड़ेगी। अगर आप सामूहिक तौर पर अपनी बात कहेंगे तो आपकी बात ज्यादा वजनदारी के साथ सुनी जाएगी। संख्या आपकी कम नहीं है, जैसे हमने बताया 23,000 पंचायतें हैं, एक पंचायत में हमारे 4 अस्थायी कर्मचारी है चतुर्थ श्रेणी के, तो कितनी संख्या हो जाती है? 1 लाख से ऊपर। अगर 50% खड़े हो गए तो संख्या कितनी हो जाएगी? 50,000। अंशकालीन है, हर स्कूल में है, हर छात्रावास में है, हर सरकारी दफ्तर में है अस्थायी अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी। 1 लाख से ऊपर संख्या है। अगर आधे भी खड़े हो गए भोपाल में तो वो भी 50,000 हो जाएंगे। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर है, सीएम राइस के आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारे ड्राइवर है, एम्बुलेंस 108 के, डायल 100 का जो 112 हो गई है उसके है, व्यावसायिक शिक्षक है, योग प्रशिक्षक है, ये तमाम सारे जो लोग हैं अस्पतालों में, स्वास्थ्य विभाग में, मेडिकल और जिला अस्पताल, सिविल अस्पतालों के मिला ले तो वहीं 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करता है। यदि ये एक बार भोपाल में इस बात के लिए खड़ा हो जाए कि भाई ये हम सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूल में, पंचायत भवन में काम करते हैं, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हम मजदूर नहीं है किसी के खेत में काम करने वाले, तो क्या सरकार सुनेगी? नहीं, जरूर सुनेगी। क्योंकि और सरकार ने इसलिए अपने संगठनों को सक्रिय करके आपकी एकता को खंड खंड करके रखवा दिया। और अभी तक होता यही था कि कभी 200 लोग, कभी 100 लोग, कभी 500 लोग आते थे, धरना देते, एक नेताजी आते थे, भाषण दिया और ज्ञापन दिया और चले आए थे। आपकी पहचान भी नहीं बनी थी, बनने दी संगठनों ने। तो कम से कम ऑल डिपार्टमेंट के बनने के बाद अलग अलग लोगों के एक पहचान सामने आई है, उनके मुद्दे सरकार तक पहुंचे हैं और उनके अंदर सांगठनिक चेतना का विकास हुआ है, मिलकर लड़ने की मानसिकता बनी है और यही इनको जिताएगी। अभी कुछ दिन से हमारे एमपीबी के संगठन है, भारतीय मजदूर संघ भी सक्रिय हुआ है, उन्होंने अभी ज्ञापन दिलाए। अच्छी बात है। चलिए, मुद्दा तो वही है कि कम से कम आपने ये तो समझा कि भाई ये एमपीबी के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी ज्ञापन देना चाहिए, उन्होंने ज्ञापन दिलाया। कल एक खबर आई कि बहुत जल्दी दशहरा और दिवाली के बीच में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के का सम्मिलन विभाग में हो जाएगा। इसके लिए कार्यक्रम होने वाला है, मुख्यमंत्री जी उसमें आके घोषणा करेंगे। ये हमने खबर भी सोशल मीडिया पे सुनी। बड़ा सम्मेलन की तैयारी वो कर रहे हो, उन लोगों ने इसके लिए चंदा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, वगैरह वगैरह। अच्छी बात है। बीएमएस तो सरकार का संगठन है। यदि बीएमएस की नियति सही है और बीएमएस अगर चाहता है कि एमपीबी के आउटसोर्स कर्मचारियों का एमपीबी में सम्मिलन हो जाए,
तो पहली बात तो यह है कि उसे इस तरीके के सम्मेलन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, चंदा करने की भी जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री के नाम पर। वो खुद मुख्यमंत्री से मिलकर उनके नेता कह सकते हैं कि पहले आप इनका सम्मेलन कर दीजिए, उसके बाद हम आपका भव्य स्वागत करेंगे और हम भी उस स्वागत में अपने लोगों को ले जाएंगे, भले ही सारे लोगों को ले जाएंगे, लेकिन कीजिए आप एमपीवी का ही कीजिए। अगर आप एमपीवी का करते हैं तो बाकी का फिर हम लोग करा लेंगे। तो ये बात भी इसलिए हमने आपसे कही है कि चीजें बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। हमने जिस तरीके से लोगों की सामूहिक चेतना का विकास किया है, मिलकर लड़ने की मानसिकता बनाई है, उससे सरकार और सरकार समर्थित संगठन भी डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि ये सारे कर्मचारी, एमपीवी में 40-45 हजार कर्मचारी है आउटसोर्स वाला, अगर जे ऑल डिपार्टमेंट के साथ खड़ा हो गया तो फिर तो मध्य प्रदेश में वही होगा जो हिंदुस्तान के अड़ोसी पड़ोसी देशों में हुआ है। फिर ये कर्मचारी भोपाल से तभी लौटेगा जब वह सरकारी कर्मचारी का दर्जा पा लेगा। हमारे 12 अक्टूबर की तैयारियां इसी दिशा में चल रही हैं। और अब जिस तरीके से 2 साल लगे, 2 साल का बहुत बड़ा समय नहीं होता है, और 1 साल इसको कह सकते हैं कि 1 साल हमारा आंदोलनात्मक गतिविधियों का साल रहा है। हमने लोगों को आंदोलन का महत्व समझाया है और लोग इस आंदोलन के महत्व को समझने भी लगे हैं। अब वो साथ आने लगे हैं, अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं, राजस्व विभाग के सर्वेयर भी आ रहे हैं, स्वच्छाग्राही भी आ रहे हैं, गौ सेवक भी आ रहे हैं, और मतलब ये कोविड के समय जिन लोगों ने काम किया था वो भी आ रहे हैं। मतलब एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर अन्याय हो चुका है आप लोगों के साथ, उन सब लोगों, वो सब लोग इस आंदोलन से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, प्रभावित है, वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अब चूंकि सरकार बहुत ताकतवर होती है, उसके बाद बहुत शक्ति है, और वो नहीं चाहेगी कि ये एकता बहुत लंबे समय तक बनी रहे, इसलिए वो तोड़ने की कोशिश भी करेगी, उसको विखंडित करने की कोशिश भी करेगी। क्योंकि हम लोगों के साथ में जितने भी लोग जुड़े वो ईमानदारी से इस अन्यायकारी अमानवीय प्रथा को खत्म कराने के लिए जुड़े हैं, इसलिए हमारी एकता को तोड़ने में उन्हें दिक्कत मुश्किल आएगी। हम लोग कोई किसी तरीके की कोई नेतागिरी या राजनीतिक लाभ के लिए इस आंदोलन को खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम उन लाखों लाख लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए इसे विकसित कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। और जब कोई अच्छी नियति के साथ अच्छे मकसद के लिए कोई काम होता है, उसे कितनी भी जालिम सरकार हो, उसे उस एकता को नहीं तोड़ सकती है। हमारी एकता को भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, कुछ नेताओं को प्रभावित कर सकते हैं वो, और ऐसा उन्होंने किया भी है। 2 साल में हम ये सारी चीजें देखते आ रहे हैं, लेकिन हमारे आंदोलनात्मक गतिविधियों को न वो रोक पाए और न उनमें लोगों की हिस्सेदारी को कम कर पाए, वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। तो साथियों, 12 अक्टूबर को भोपाल आने की तैयारी करें। ये आपकी अपनी लड़ाई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे पास उस सरकार को जो हमने ही चुनी है उस तक अपनी बात पहुंचाने का यही एक माध्यम होता है, यही एक तरीका होता है, यही एक रास्ता है जिस पर हम सबको चलना पड़ेगा। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम लोग सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, हम उस दफ्तर के कर्मचारी हैं, किसी खेत के मजदूर नहीं, किसी शॉपिंग मॉल के मजदूर नहीं है, हम किसी व्यापारी के कारखाने में काम नहीं कर रहे, हम कोई बीड़ी बनाने का काम नहीं करते हैं, हम कोई फटाके या बिल्डिंगों की पुताई करने का काम नहीं करते हैं, हम सरकार का काम करते हैं, जनता का काम करते हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाना हमारा अधिकार है। हमारे लिए सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमारे लिए एक कैडर बनाकर हम लोगों का नौकरी में स्टाइप देना पड़ेगा। ये
बिल्कुल स्पष्ट है और ये पाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।